हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं। पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आओ खेलो। जिस प्रकार मानव जीवन के लिए हवा, पानी और अन्न की आवश्यकता है, उसी प्रकार कसरत और खेलकूद की भी आवश्यकता है। इसकी कमी के कारण मनुष्य कमज़ोर रह जाता है और अक्सर बीमार रहने लगता है। अपना कोई काम भी कुशलतापूर्वक नहीं कर पाता। इसीलिए मैदान में खेलना और कसरत करना शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हम कई प्रकार के खेल खेलते हैं। कुछ मैदान में खेले जाते हैं तो कुछ खेल के लिए मैदानों की आवश्यकता नहीं होती। कई खेल तो ऐसे हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं। दूरदर्शन पर उनका सीधा प्रसारण देखने को मिलता है। इस पाठ में 4 अलग अलग खेलों के चित्र दिए गए हैं। ये खेल तुम सब खेलते हो। लगोरी। लगोरी महाराष्ट्र के गांव का प्रिय खेल है। यह खेल किसी खुली जगह में दो दलों के बीच खेला जाता है। इसमें टाइल्स या ईंट के 7 टुकड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। दोनों दल के खिलाड़ी बारी बारी से गेंद से टाइल्स या ईंट के टुकड़े गिराते हैं। टुकड़े गिरने पर उस दल के बच्चे भागते हैं और दूसरे दल के बच्चे उसी गेंद से उनको मारकर आउट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच पहले दल के बच्चे 7 टुकड़ों को फिर एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा खेल है गुल्ली डंडा। यह गांवों और शहरों का लोकप्रिय खेल है। इस खेल में गुच्ची के दोनों किनारे पर लकड़ी की नोकदार गुल्ली रखी जाती है। इसे डंडे से उछालकर फेंका जाता है। आसपास खड़े खिलाड़ी गुल्ली को लपकने की ताकत में रहते हैं। गुल्ली लपक लेने पर उछालने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है अथवा दूर गई गिल्ली फेंकने पर डंडे में लगने पर भी खिलाड़ी आउट हो जाता है। आउट न होने तक उछालने वाला खिलाड़ी अपना दाव आगे बढ़ाता है। तीसरा खेल है कबड्डी। इनमें 2 दल होते हैं। एक दल का खिलाड़ी दूसरे दल में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है। वह एक ही सांस में ये शब्द बोलते हुए दूसरे दल के किसी खिलाड़ी को छूकर उसे आउट करने का प्रयत्न करता है। यह खेल स्टेडियम अथवा किसी खुले मैदान में खेला जाता है। चौथा खेल है वो आप सबको प्यारा लगता है, वह है क्रिकेट। इसमें 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक पक्ष गेंदबाजी और दूसरा पक्ष बल्लेबाजी करता है। यह मैदानी खेल है जो पिच पर खेला जाता है। अधिक रन बनाने वाले पक्ष की विजय होती है। यह खेल रबड़, टेनिस अथवा सीजन बॉल से खेला जा सकता है। 1. लगोरी। यह खेल कितने दलों में खेला जाता है? इस खेल में ईंट या स्टील के कितने टुकड़े होते हैं? दूसरा खेल गुल्ली डंडा। इस खेल में लकड़ी की नोकदार गुल्ली कहाँ रखी जाती है? तीसरा खेल कबड्डी। यह खेल कितने दलों में खेला जाता है? दूसरा, इस खेल में खिलाड़ी किस तरह आउट दिया जाता है?
बोनस गुण कब मिलते हैं? चौथा खेल क्रिकेट। इस खेल में हर एक दल में कितने खिलाड़ी रहते हैं? जब एक दल गेंदबाजी करता है तब दूसरे दल के खिलाड़ी क्या करते हैं? यह खेल कहाँ खेला जाता है? विजयी दल किसे घोषित किया जाता है? जीवन में खेल का महत्व। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, अर्थात दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुएं भी स्वास्थ्य का मुकाबला नहीं कर सकती। खेल कूद से शरीर स्वस्थ और सुडौल बनता है। इससे शारीरिक शक्ति का विकास, मानसिक विकास और बुद्धि का विकास होता है। खेलों से हम अनुशासन, साहस, सहयोग, सतर्कता, संयम, निर्णय क्षमता जैसे कई गुणों का विकास होता है। खेलों से हमारा भरपूर मनोरंजन भी होता है। खेल खेलने से ही नहीं, देखने भर से भी हम ताजगी महसूस करते हैं। मन की उदासीन हवा हो जाती है और मन आनंदित हो उठता है। आज खेलों को व्यावसायिक महत्व भी प्राप्त हो गया है। कुछ खिलाड़ियों ने खेलों के जरिए अपना तथा अपने देश का नाम उजागर किया है, खूब धन और शोहरत कमाई है। सचमुच जीवन में खेल का कितना महत्व है, बयां करने के लिए शब्दों का भंडार भी अधूरा है। पाठ दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। नंदनवन। विश्व के सबसे सुंदर वन को नंदनवन कहते हैं। यहाँ नदी, तालाब, झरनों में निर्मल जल बहता है। चारों तरफ घनी हरियाली होती है। विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे और वनस्पतियाँ होती हैं। उन पर रंगी बेरंगी फूल और रसीले फल लगे होते हैं। यहाँ पशु पक्षी सब मिलजुल कर रहते हैं। वैसे तो हिमालय में एक जगह है जिसे नंदनवन या तपोभूमि कहते हैं। गंगोत्री के पास थोड़ी ही दूरी पर यह नंदनवन तपोभूमि स्थित है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे उगाकर हमें अपने आसपास हरियाली और खुशहाली ला सकते हैं। शिष्टाचार, अनुशासन, प्रेम, संयोग जैसे गुणों के रहते हम अपने गांव, शहरों को नंदनवन बना सकते हैं। पाठ में छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। ये वाक्य हमें शिष्टाचार सिखाते हैं, जैसे कि नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। चित्र में घना जंगल और वन्य पशु पक्षी दिखाए गए हैं। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, हरियाली से खुशहाली, जल ही जीवन है जैसे कुछ घोष वाक्य दिए गए हैं। कतार में चलो वाक्य में हमें अनुशासन में बनने को कह रहा है। नाचते, गाते या खेलते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से न किसी का दिल दुखेगा, न आपस में झगड़े होंगे और हमारी धरती नंदनवन बन जाएगी। तो चलो बच्चों, पढ़ेंगे पाठ नंदनवन। पृष्ठ 2 पर हमें पेड़ों को बचाने की बात कही है। पृष्ठ 2 का तोता नमस्ते कह रहा है। हाथी हमें कतार में चलने का संदेश दे रहा है। लोमड़ी हमें हम सब साथ है का संदेश देती है।
खरगोचा कह रहा है नाचो गाओ। तितली हमारा स्वागत कर रही है। तोता प्रणाम कह रहा है। मछली कह रही है जल ही जीवन है। बगुला कह रहा है नमस्कार। मेंढक कह रहे हैं आओ खेलो। जब चारों ओर हरियाली छा जाएगी तब खुशहाली आएगी। कविता बूंदे। रोहिताश्व अस्ताना। भयंकर गर्मी से त्रस्त होने पर धरतीवासियों की नज़र आसमान पर लग जाती है। हम चाहते हैं कि आकाश में काली घटाएं उमड़ जाए, जमकर बरसात हो और इस गर्मी से राहत मिले। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और मिट्टी सभी को बादल से उम्मीद होती है कि वे जमकर बरसे। बूंदे इस कविता में कवि रोहिताश्व अस्ताना जी ने बरसात के रूप में धरती पर आने वाली बूंदे की किस तरह अपने साथ खुशहाली लाती हैं इसका वर्णन किया है। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों, नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। कविता का सरल अर्थ। बरसात की बूंदें रिमझिम रिमझिम गाती हुए आकाश से धरती पर आती हैं। बरसात की बूंदें खेतों, बागों और मैदानों में गिरती है। इससे खेत, बाग और मैदान हरे भरे बनते हैं। बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती हैं। वहाँ से बहती बहती वे सागर में मिल जाती हैं। गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को ये बूंदें ठंडक देकर आराम पहुंचाती हैं। बरसात की बूंदें मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल आदि सब के मन को प्रसन्न करती हैं। पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदें खुशी से झूमती और मुस्काती है। शब्दार्थ। धरती, जमीन, सागर, समुद्र, शीतलता, ठंडक, पपीहा, चातर, हर्षाना, प्रसन्न होना, इठलाना, मटकाना। कविता सुनो और दोहराओ। खेतों
चौथा, योग्य चुनाव, सुधा शर्मा। आप लोगों ने अपनी दादी या नानी से राजा रानी की कहानियाँ सुनी होगी। हर राजा के पास सेना होती है, सेवक होते हैं, वैसे ही मंत्री भी होते हैं। राजा के मंत्री जितने कार्यकुशल और ईमानदार होते हैं, उतनी ही उसकी प्रजा सुखी होती है और राज्य समृद्ध होता है। उस राजा को सभी का सम्मान और प्यार प्राप्त होता है। योग्य चुनाव, सुधा शर्मा। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेर आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। शब्दार्थ: योग्य, उचित। चुनाव, चयन। आदेश, आज्ञा। ढिंढोरा पिटवा देना, ढोल बजाकर घोषणा करना। इच्छुक, अभिलाषी। हरकारे, संदेश ले जाने वाले। मार्ग, रास्ता। वृद्ध, बूढ़ा।
हताश निराश, पहिया चक्का, कोशिश प्रयत्न, दृश्य नजराना, सहायता मदद, निर्धन गरीब, प्रतिभाशाली बुद्धिमान, नवयुवक, विनम्रता, सुशीलता, आशंका, भय, हाफना, जोर जोर से सांस लेना, घटना, वृत्तांत, प्रसन्न, खुश, पीड़ा, दुःख, अधिकारी, पात्र, इनाम, पुरस्कार। पांचवा पाठ कश्मीरा। हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा। ये वादी ये कश्मीरा है, जन्नत का नज़ारा। किसी शायर ने कश्मीर को देखकर यह शेर लिखा है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसीलिए तो लाखों सैलानी इसे देखने आते हैं। प्रकृति के अद्भुत नज़ारे को देखने का मजा लेना हो तो गुलमर्ग सबसे सही जगह है। सर्दी में ये वादियाँ बर्फ की चादर ओढ़ लेती हैं, तो गर्मी में फूलों का कोमल वस्त्र पहन लेती हैं। सोनमार्ग, पहलगाम, बालताल, पंचरत्नी जैसी कई जगहें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। मुगल बादशाह द्वारा बनाए गए उद्यान यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ की डालियाँ झील में हाउस बोट में रहने का मजा ही कुछ कुछ और है। शिकारे में बैठकर जल विहार का मजा उठा सकते हैं और साथ ही खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि शिकारों पर दुकानें भी लगती हैं। हस्तशिल्प यहाँ का परंपरागत व्यवसाय है। लकड़ी पर नक्काशी की हुई चीजें और कपड़ों पर काशीदाकारी की हुई वस्तुएं पूरे भारत में मशहूर हैं। यहाँ की शाल दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के कालीन भी बढ़िया होते हैं। कश्मीर की हवाओं में केसर की खुशबू है। विश्व में गिने चुने देशों को ही प्रकृति ने केसर का उपहार दिया है, लेकिन उनमें भी कश्मीर घाटी की केसर सर्वश्रेष्ठ है। भारत के सबसे उत्तर में स्थित यह राज्य है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने हेतु माउंटबेटन को पत्र लिखा था। इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच इसे लेकर विवाद जारी है। पाठ क्रमांक 5 कश्मीरा। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और अंतर बताइए। एक एक लड़की के हाथ में चूड़ी नहीं है। 2 चित्र में चंपू के आकार अलग अलग है। 3 चित्र में पंछियों की संख्या कम ज़्यादा है। 4 चित्र में पेड़ों की संख्या कम ज़्यादा है। 5 लड़की के कुर्ते पर बॉर्डर का रंग अलग है। 6 फूलों की टोकरियों का रंग अलग है। 7 मटके का रंग अलग है। 8 एक चित्र में एक पहाड़ की चोटी पर बर्फ नहीं है। 9 चित्र में फूल नीचे गिरा हुआ है। 10 दुपट्टा एक चित्र में लंबा है।